एरर नहीं होता, चेक होता है, और इट्स पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप, उसकी पेमेंट स्टॉप की जा सकती है, इसकी पेमेंट स्टॉप नहीं की जा सकती, कर सकते हैं बट इट्स नॉट एट एज इजी एज ऑफ चेक। तो अब निश्ता और निश्ता, फाइनली हम लोगों का नेगोशिएबल इख्तिताम पजीर हुआ, उससे भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ बातें रहती हैं। आए जी, ऑटम 9, हु कैन क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू, ऑल्सो डिस्क्राइब द मैनर्स इन विच इट कैन बी क्रॉस्ड। 4 नंबर 4 बातें, 4 तरह की क्रॉसिंग होती थी, जनरल, स्पेसिफिक, अकाउंट पेई और नॉट नेगोशिएबल। एक्सप्लेन द टर्म चेक एंड लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स। सीधा सवाल। स्टेट द कंडीशंस व्हेन अ चेक क्रॉस्ड जनरली इज कंसिडर्ड टू बी पेड बाय अ बैंकर इन ड्यू कोर्स और आउट ऑफ ड्यू कोर्स। राइट्स बता दें अगर वो इन ड्यू कोर्स है या आउट ऑफ ड्यू कोर्स है। शायर की मुराद क्या है? शायर की मुराद ये है इन ड्यू कोर्स, और यानी कि ये पूरी बातें चेक करना चाह रहा है। रूल्स रिगार्डिंग द चेक कौन सा? ड्रॉअर वाली बात है। अच्छा, ये हमने देख लिया ऑटम 13 को। ओए होए 6 सवाल और सारे क्या हैं? रटे वाले। ऊपर से आते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। बता देंगे, पहले भी पूछा था 4 नंबर के लिए, अभी उसने पूछ लिया 4 नंबर के लिए। What would be the effect of the word not negotiable? 3 नंबर। अब उन चारों को नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ नॉट नेगोशिएबल वाली बात को टेस्ट कर रहा है। फिर बाज नहीं आया, दोबारा पूछ लिया। Under the provisions of the negotiable instrument act describe the purpose of crossing a check, also state whether a check can be crossed specially to more than once। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? स्पेसिफिकली एक से ज़्यादा को हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Under the provisions of the negotiable instrument act identify the person who may cross the check after its issue and the manner in which may be crossed। Again क्रॉसिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रॉसिंग। कभी 5 के लिए, कभी 4 के लिए। चेक किसे कहते हैं? और व्हेन अ चेक इज डीम्ड टू बी क्रॉस्ड जनरली, तो चेक बता दें, उसके एसेंशियल्स बता दें, और सिर्फ जनरल क्रॉसिंग बता दें 6 नंबर के लिए। सीधा सवाल है। ओए तो बड़ा सवाल आ गया। 2 पार्ट्स हैं, परेशान नहीं होना। 3 नंबर का अलग है और 2 का अलग। आमिर drew a check in favor of Ghalib Mahmood on Zinon Bank Limited. He crossed the check specially to be paid to RNBL। यानी कि क्या हुआ? इसको बना लेते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। आमिर drew a check in favor of, तो एक आमिर है और एक कौन है? गालिब है। ऐसे ही है ना? ओ भाई ऐसे ही है, होश कर ले, अभी भी टाइम है, 5 मिनट है। ही क्रॉस द चेक स्पेशली टू बी पेड टू RNBL। आमिर अगर पेमेंट कर रहा है तो इसका अकाउंट कहाँ पे बना हुआ है? इसका अकाउंट कहाँ पे है? ड्रॉअर का बैंक कौन सा है भाई? मिस, ड्रॉअर का बैंक कौन सा है? मिस दोबारा देख लें, आप भी इन पे चली गई हैं। Amir drew a check in favor of Ghalib Mahmood on Zinon Bank Limited. He crossed the check specially to be paid into RNBL. The check was stolen from Ghalib's wallet and before theft was revealed, check was deposited in favor of another person। यानी कि जब पता चला कि चोरी हो चुका है, उससे पहले वो डिपॉजिट हो चुका हुआ था। Having the same account title Ghalib Mahmood, याद है अकाउंट पे वाली बात? सेम नाम का था ना, तो कोई और बंदा जिसको मिला उसका भी सेम नाम था और उसने उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया। इनटू इस बैंक जो किस में था? रोडियम बैंक लिमिटेड RDBL। बनाया किसके नाम था? RNBL के। अपना अकाउंट कहाँ पे था? XNBL में। और ये चेक स्पेशली क्रॉस हुआ हुआ, यानी कि बैंक को क्या करना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ RNBL, उसने कर दिया RDBL को भी। डिस्कस करें क्या XBL वुड बी लायबल टू द ट्रू ओनर?
ये पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो रही है, इसमें नेग्लिजेंस हमें नज़र आ रही है। तो उन 3 बातों का तीसरा वाला पॉइंट है, अज्यूम दैट इन ए अबव द स्टूडेंट जो चेक गुमा था वॉज डिपॉजिटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन हैविंग द सेम अकाउंट इनटू हिज अकाउंट मेंटेन्ड विद RNBL। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस द इम्प्लीकेशन RNBL इफ द चेक इज क्लियर एंड फंड्स। अगर ये नॉर्मल कोर्स में हो रहा है तो ये आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स है, ये नॉर्मल कोर्स है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ बैंकर मस्ट रिफ्यूज पेमेंट। अभी देख कर आए हैं, डेथ, इंसॉल्वेंसी और स्टॉप हो जाए, काउंटर मार्ड हो जाए, डेथ हो जाए, स्टॉप हो जाए या काउंटर मार्ड हो जाए। तो अगर कोई सवाल लिखने का शौक़ हो तो ये सवाल लिख के देखिएगा, कोई मसला है तो पूछिएगा। 14, 15, 17 हमारे इख्तिताम पज़ीर होते हैं। डन? हाँ जी डन, हाँ जी डन, अल्लाह दे वाले। हाँ जी बताइए। नहीं शुरू से है ना, इतनी जल्दी ऑटो 19 में नहीं जा। स्प्रिंग 12 होगा पहले आपके पास, स्प्रिंग 12 का 11 भी होना चाहिए, है ना। बस इसको ट्राई करें। ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको ट्राई करें। ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको ट्राई करें प्लीज़। ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, नहीं ये तुमने कर लिया था, ये तो हो गया था, ये हो गया था। अच्छा फिर ऊपर आ जाए, ऑटम 12 का 10B। ए ड्यू अ बिल पेएबल टू बी विच इज ड्यू आफ्टर 3 months, इट पास थ्रू सेवरल हैंड्स बिफोर एक्स बिकेम द होल्डर। ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ चेक बाय एक्स, बी रिफ्यूज टू पे द बिल। बताएं एक्स के पास क्या राइट्स हैं। ए ने बनाया था एक बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल बाय बी, यानी कि बी कौन, उसका ड्रॉई या एक्सेप्टर, विच इज ड्यू आफ्टर 3 months, इट पास थ्रू सेवरल हैंड्स बिफोर एक्स बिकेम द होल्डर, यानी कि बहुत सारे लोगों के हाथ से वो चेक गुजरता गया, बिल ऑफ एक्सचेंज गुजरता गया, और जब एक्स के हाथ में पहुंचा तो वो बी के पास पहुंच गया कि भाई मुझे इसकी पेमेंट करो, और वो पेमेंट उसकी नहीं कर रहा। बताएं एक्स के पास क्या राइट्स हैं, वो क्लेम कर सकता है। बी की लाइबिलिटी कौन सी है, प्राइमरी लाइबिलिटी, बी की, हाँ जी वो एक्सेप्टर है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरी लाइबिलिटी। उसके बाद सवाल कौन सा था, वो हो गया ये वाला। सलमान इज एन एजेंट ऑफ मलिक एंड हैज़ एन अथॉरिटी ऑन ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मलिक्स बिहाफ। सलमान कौन है, एजेंट है किसका, मलिक का। उसको अथॉरिटी दी गई कि तुम ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हो। गनी हु हैड सप्लाइड गुड्स टू मलिक ऑन क्रेडिट अप्रोच सलमान टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ड्यू। सलमान साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट, मलिक डिड नॉट ऑनर द बिल, मलिक ने ऑनर नहीं किया। बताएं क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, जरा सोचें सोचें। गनी कौन है, बाबा, बाबे ने सप्लाई किया था गुड्स टू मलिक, मलिक कौन है, बादशाह। ऑन क्रेडिट अप्रोच्ड सलमान टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ड्यू। सलमान कौन है, हाँ। क्या यहाँ पे मलिक ने सलमान को कहा है कि तुम इसके नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, अथॉरिटी है, मगर क्या एक्सप्रेसली कहा है, स्पेसिफाई उसने नहीं किया। ऑन ड्यू डेट मलिक डिड नॉट ऑनर द बिल, ऑनर करने के लिए वो मलिक के पास क्यों गया, उसको जाना चाहिए था पहले सलमान के पास। खजांची कौन है, सलमान, तो वो गया किसके पास है, मलिक के पास। अब ज़रा सोच के जवाब मुझे बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे आप।
सलमान से तो वो क्लेम कर ही सकता है, सलमान से वो क्लेम कर सकता है। सलमान की लाइबिलिटी क्या है? प्राइमरी। और अगर वो नहीं कर रहा फिर मलिक के पास जाएगा, मलिक के पास से वो क्लेम कर सकता है। बट इसका एक एंगल ये भी है कि मलिक ने उसको एक्सप्रेसली नहीं कहा कि तुम बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दो, तो आपको चाहिए कि फिर एग्जाम में दोनों बातें लिख कर आए। अथॉरिटी है उसके पास, बात समझ आती है, हर खजांची के पास अथॉरिटी है, मगर क्या वो अथॉरिटी हर एक के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दे? ये भी तो है ना, अथॉरिटी दी हुई है बट देयर कैन बी सम रिस्ट्रिक्शंस। तो बेहतर है कि आप दोनों बातें कर दें। अच्छा जी, और इसमें क्या था? हाँ जी, कोई और सवाल है इसमें जो पेंडिंग था कल? बताइए ज़रा। ऑटम का 15 का भी, ऑर्डर 15 का कहाँ है वो? अच्छा, ये सलमान ड्रू अ चेक ऑफ ₹50,000 in favor of landlord Zoeb. The check was not presented for payment by Zoeb within reasonable time of its issue. Salma suffered damage of ₹30,000 because of delay. अंडर द एक्ट बताए क्या ज़ोहेब रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? रीजनेबल टाइम में उसने उसको नहीं करवाया, और सलमा को 30,000 रुपये का डैमेज पड़ गया। नहीं, यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं उसको, रिकवरी है ना, रिकवरी वाली बात वहाँ पे उस तरीके से तो नहीं है। ट्राई तो करें, सोचें ज़रा, सोचे 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 सोचे। कर तो सकता है, मगर क्या करें उस 30,000 रुपये का जो कि उसको नुकसान हुआ, उसका क्या क्लेम है? क्या क्या ये 30,000 रुपये डैमेज की तरफ जा रही बात? क्या ये 30,000 रुपये डैमेज की तरफ बात जा रही है? सलमान ने चेक बना के दिया ज़ोहेब के नाम का, वो था 50,000 रुपये का चेक, और ज़ोहेब ने उसको रीज़नेबल टाइम में कैश नहीं करवाया। सलमा सफर्ड अ डैमेज ऑफ ₹30,000 थ्रू द डिले बिकॉज द बैंक फेल्ड। बताइए क्या ज़ोहेब वो 30,000 रुपया रिकवर कर सकता है? सॉरी, क्या ज़ोहेब 50,000 रुपया रिकवर कर सकता है इन द अबव सर्कमस्टांसेस? ज़ोहेब में उसने वो नहीं कर सकता ना। आपको याद होगा इस तरह की बात आपने एक बार देखी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, वो रेडी वाली बात, चेक बना के उसके हवाले कर दिया था फल वाले के हाथ में, उसने वो चेक को कैश नहीं करवाया था, और जब वो चेक कैश करवाने गया तो उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर आप उस मालिक के पास वापस जाएं और उसको बोलें कि इस पे साइन कर दे और उसको हम लीगली रिटर्न फॉर्म में ले आएँ, तब हम जाके उसे रिकवर कर सकते हैं। तो एक एंगल उसका आंसर आप वहाँ से कर सकते हैं, मगर वो क्या पूछ रहा है? अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो फिर आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, फिर आपने उसको आंसर कहाँ से करना है? विद इन दिस एक्ट। अब सोचें, मैंने आपको एक एंगल तो दे दिया, अब सोचें 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 सोचें, थिंक थिंक थिंक। सोचें बच्चों, सोचो। सोचें।
आंसर भी नहीं पीछे इसका इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, तुम पीछे पहुँच के साथ ही, बड़े अफसोस की बात है। असल में मसला ये है ना कि यहाँ पे इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम चेक के एसेंशियल्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। असल तो वो वहाँ पे हैं, तो उसमें जाकर देखो ज़रा पीछे, उसमें होगा पीछे 15 में पीछे होगा। मसला किताब का नहीं है, मसला हमारा है, हम कवर यहाँ पे कर लेते हैं उसको। वहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ पीछे। सवाल से 3 नंबर का है और आपको फंसा दिया उस सवाल में। इस सवाल के 2-3 एंगल बन रहे हैं। एक, ये 30,000 रुपये का क्या होगा, क्या ये नेट ऑफ होना चाहिए इस 50 में से थ्रू डैमेज? एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि वो ये 30 की इंफॉर्मेशन क्या उसके पास थी या नहीं थी। सवाल यहाँ भी खामोश है कि इस 30 का पता था कि डैमेज पड़ सकता है। तो 3 नंबरों के लिए फिर आपको बातें घुमा घुमा के लिखनी पड़ेंगी। देखो क्या लिखा हुआ है पीछे 15 में, हाँ 15 में होगा, 15 में होगा, होगा 15 में होना चाहिए। अगर नहीं ना दिया होगा फिर एक काम करेंगे, फिर हम कर देंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताइए क्या राइट्स एंड लायबिलिटी है। अगर आप वहाँ पे जाके देखें ना एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो फिर हम उसको ये 30 माइनस करके 20 देंगे। एक ऑप्शन ये है। किसका? 15 में भी नहीं है, 14 में भी नहीं है ना कर, इसमें है। इसमें देखो ज़रा, इसमें देखो ज़रा। अगर हमें नहीं मिल रहा ना फिर हम इसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं। फिर एक काम करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर दें, यहाँ पे कर दें अंडर द प्रोविजंस ऑफ, कहाँ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके मुताबिक बताएं फिर क्या होगा। पहली ऑप्शन, अगर तो वो 50 लेके जाए, साइन करवा ले और कैश करवा ले। सेकंड ऑप्शन, अगर डैमेजेस के बारे में उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए तो फिर हम उसको 50 में से 30 माइनस करके 20 की अमाउंट दे रहे होंगे। डन? क्योंकि शायद फिर इसको एक्सक्लूड ना कर दिया हो वहाँ से, बट हमने इसको कवर कर लिया फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन। नहीं आएगा फिर, क्योंकि अगर वहाँ पे नहीं है ना तो इस तरह का सवाल फिर शायद एक्सक्लूड कर दिया, इग्नोर मारे। हमने उसको आंसर कर दिया फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें, इसी बहाने हम थोड़ा सा वापस भी गए और हमने इसको देख भी लिया। ले जनाब, 14 हमारा ख़त्म हुआ और अब चलते हैं 15 की तरफ। चाय के बाद चलते हैं। हाँ जी, किसकी बारी है? जय शहबाज भाई। नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, हम मंगवा लेते हैं, आप फिर बाद में उसको पे ऑफ कर देगा। आप बैठे ना सर जी। 2 4 6 अभी तो मुझे इसके चेक की बहुत ज़रूरत है। कितने आए हैं चेक कर लेते हैं। पहला वाला, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 73 का आइन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इकोनॉमिक काउंसिल। 2 में है, 3 में है, 5 में या 7 में। अब अगर आपको वो टेबल याद हो जो 1 पेजर है तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादती है, इस तरह का सवाल नहीं बनाना चाहिए। हाँ जी, कहाँ पे लिखी हुई है इकोनॉमिक काउंसिल वाली बातें? ना परेशान हो, इसका ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन क्या है? सी, पार्ट 5। अच्छा, उसके बाद क्या कोई और एमसीक्यू हमें देखने को मिलता है यहाँ से? इसके अलावा हाँ ये है, एक और है,
तो 5, 1 और 1, 7 नंबर उसने पूरे किए हैं। प्रेसिडेंट्स आर डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइन करेंगे उसको? जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, interpretation of law by a high court which is binding on other high courts, decision of superior courts which are not an intrinsic part in the legal system. D जो साफ साफ हमें सामने से बात नजर आ रही है, that is the D option, और D ही है। तो अब अगेन चैप्टर नंबर 1, 16, 17, 18 it is all cramming, और अच्छे खासे नंबर आए के हमने पूछे हैं। 55, 5, 60, 60 और 17, 77। 100 में से अगर हम 77 को माइनस करें तो 23 नंबर थे, 23 नंबर था, तकरीबन 1/4 ऑफ योर पेपर, तकरीबन 1/4 ऑफ योर पेपर। कहाँ से पूछा? क्रैमिंग से पूछा, रट्टे से पूछा। एग्ज़ाम में कोशिश करनी है कि इन सवालों को आप पहले घंटे में फारिग करें। एक और चीज़ भी चलें लगे आज डिस्कस कर लेते हैं, एग्ज़ाम अप्रोच। एग्ज़ाम अप्रोच एग्ज़ाम में क्या करना है आपने? अब सारी कहानी हमारे सामने है, सारी पिक्चर हमें क्लियर है कि आई कैप ने कहाँ से कितने मार्क्स का सवाल आपसे पूछने हैं, और आपके पास टाइम कितना होगा एग्जाम में? 3 घंटे का। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं और मार्क्स कितने होते हैं? तो पर मार्क में कितने मिनट दूं? ये गलत है, यही तो गलती करते हैं आप लोग। होता ये है कि कुछ सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं और कुछ सवाल आपको दरमियाने आते हैं और कुछ सवाल आपको नहीं आते हैं। एग्ज़ाम में कुछ सवाल बहुत अच्छे आपको आते होंगे, कुछ सवाल आपको मुनासिब आते होंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आप पढ़ के परेशान होंगे इसमें लिखना क्या। तो 1.8 की जो मार्किंग है वो जस्टिफाइबल नहीं है। अगर एक सवाल लॉ का आपको नहीं आता ना, इट मीन्स वो आपको नहीं आता। आप उसमें अगर तुक्के मारने बैठेंगे तो उसका टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। तो आपने करना ये है कि पहले घंटे में इन द वेरी फर्स्ट आवर आपने सीधा टारगेट करना है चैप्टर 16 को, 17 को, 18 को, 1 को, और आपने MCQs पूरा कर लेने। और आपने देखना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉम पार्टनरशिप, फ्रॉम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहले घंटे में आपने इन चीज़ों को पूरा कर देना, पहला घंटा। और अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से कि अगर 15 नंबर के MCQs हैं, यहाँ से अगर वो सीधा सवाल पूछ रहा है कोई ऑन एवरेज 20 नंबर के, और यहाँ से भी कोई 10 नंबर के पूछ रहा है स्ट्रेट सवाल, तो आप 20, 30, 40 तकरीबन 45 नंबर यहाँ से खींच रहे हैं। तकरीबन 45 नंबर आप पहले घंटे में खींच सकते हैं। 15 मिनट्स का जो स्टार्टिंग टाइम होगा ना, रीडिंग टाइम, उसमें आपने पेपर को पकड़ के स्किम करना है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि आई कैप ने कहाँ से कौन सा सवाल पूछा है, और साथ साथ मार्क करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, हल्का सा लिखते जाएं कि ये सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, पार्टनरशिप का है, नेगोशिएबल का है, कहाँ से उसने पूछा, ताकि जब आप अपने पेपर को अप्रोच करें, जब आपको वो शीट्स दे दे तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। एग्ज़ाम हॉल में ये 3 घंटे आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है और 3 घंटों में आप अपना नहीं दिखा पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तैयारी मुनासिब है, 3 घंटों में अच्छा परफॉर्म कर दिया है, आप पास है। तैयारी बहुत अच्छी है, 3 घंटे में पैनिक कर गए हैं तो काम ख़राब है। तो कोशिश करनी है पहले घंटे में आपने रट्टा, जितना रट्टा लिख सकते हैं पहले घंटे में फिल करके इजी मार्क्स लेके सेकंड आवर में दाखिल होते हैं।
सेकेंड आवर में जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड आवर में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आसान वाले सवाल हैं, इस यहाँ से भी दो तरह के सवाल होते हैं। एक तकरीबन आसान होता है और एक वो होता है जो कि थोड़ा सा लेंथी करके उसने बनाया होता है, जिसमें पार्ट ज़्यादा होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन है सेकेंड आवर में आपने वो पूरा कर लेना। रट्टे वाले अगर ऊपर नहीं हो रहे पॉसिबल तो उसको भी यहाँ पर ला के कर लें अगले घंटे में। और अगर इस घंटे में आपके पास टाइम मिल रहा है तो फिर पार्टनरशिप स्टार्ट कर दें, और तीसरे घंटे में बाकी पार्टनरशिप और नेगोशिएबल, बाकी पार्टनरशिप और नेगोशिएबल आपने उसको फिर पूरा कर देना है। चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू वंडर्स, मगर कब? जब आपकी अपनी तैयारी अच्छी हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ आई यहाँ तक? पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा, इसमें पार्टनरशिप प्लस नेगोशिएबल। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप वाले सवाल ज़्यादा अच्छे आते हैं तो फिर तीसरे घंटे का वेट नहीं करना, फिर इसको यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स मैं ये कह दूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा यहाँ पे करना है, उसके बाद जो आपको चीज़ें आती हैं यहाँ पे ले जाएं, सेकंड आवर में ले जाएं, और जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं वो उठा के थर्ड आवर में ले जाएं, ताकि आप उसी सीक्वेंस में मार्क्स को स्कोर करते जा रहे हो। एंड वंस आप थर्ड आवर में दाखिल हो गए हैं, मेक श्योर कि आप सेकंड आवर में उतना आपने अटैम्प्ट कर लिया है कि आप उससे पास हो सकते हैं। थर्ड आवर शुड बी योर बोनस आवर, थर्ड आवर शुड बी योर बोनस आवर। आपने 2-2.5 घंटे में पेपर को करके साइड पे कर देना कि भाई ये मेरी तैयारी पूरी हो गई है, डन। तो जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की थी वो तकरीबन अब एंड के करीब पहुंच चुकी है। उनको कह दिया नीचे वालों को, वो शबाज को और हाँ निशान को। चलो मैं बुला देता हूँ। तो पहला घंटा MCQs। अच्छा, जब आपको मिले ना 15 मिनट्स, तो कोशिश करें कि उसमें से 10 मिनट लगा के ना MCQs कर लें। उसी टाइम को इस्तेमाल करते हुए, आपके पास शीट तो होगी नहीं मगर आपके पास ये तो है, तो रादर देन कि आप पहला घंटा उस पर लगाएं, फर्स्ट 10 मिनट्स में MCQs को आपने अपने माइंड में प्रोसेस कर लेना है, प्लस अगले 5 मिनट में आपने देखना है कि कौन सा सवाल आपने पहले करने, कौन सा सवाल आपने बाद में करना है। शीट तो वो जाते ही दे देते हैं, शीट तो वो नहीं देते, 15 मिनट्स के बाद देते हैं, पढ़ा देते हैं, कहते हैं 15 मिनट्स में लिखना, मगर आप नहीं ना लिख सकते। बात तो वही है, बात तो वही है। तो आपने MCQs के ऑप्शंस अपने माइंड में बिठा लेने हैं, 10 मिनट आप इस पर लगा दें, वो बोनस है, ताकि जब आप शीट पे लिखना स्टार्ट करें तो पहले 2 मिनट में आप वो करके साइड पे हो जाए। तो जो आपने 15 मिनट उसको देने हैं 3 घंटों में, उसमें से आप सिर्फ उसको 2 या 3 मिनट दे रहे होंगे और आप उसको ईजिली लेके चल रहे होंगे। फिर आपने 85 मार्क्स को पूरा करना है 3 घंटों में, 100 को नहीं करना, 85 का पूरा करना है। 15 वाला टारगेट आपने पहले अचीव अपना कर लेना है उस रीडिंग टाइम के अंदर ही। पहले घंटे में रट्टा पूरा करें, उसके बाद कोशिश करें कि कोई सवाल जो कि आपको अच्छा आता है उस पर हाथ साफ कर लें। जिस तरह ऑटम वाइज में अगर मैं होता ना तो मैं पहले घंटे में वो सवाल कर लेता नेगोशिएबल का, बहुत आसान सवाल था, सिर्फ आपने एक तस्वीर खींचनी थी और वो 5 सवाल आपकी ग्रिप में थे। सेकंड आवर में वो सवाल पिक करें जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हों, पार्टनरशिप के हों और थोड़े से आसान वाले हों। फिर अगर कोई बहुत ही मुश्किल सवाल आ जाए तो उसको तीसरे घंटे में डाल दें, कम टाइम में दें, ताकि बाकियों को वो इफ़ेक्ट ना करे। पेपर आपने पूरा करके आना 100 नंबर का, कोई चीज़ छोड़ के एग्ज़ाम में नहीं जानी है। अटैम्प्ट सब कुछ करना है, सारा करना है, ताकि आप जो हैं वो 50 के आसपास, क्या 50 को क्रॉस कर रहे हो। अगर आता ना हो तो सारे, फिर तो मसला है ना, फिर तो आपका मसला। तो आता क्यों नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं, डाल दें। अगर आपने स्केल के ये हाथ से नीचे लाइन ऐड करनी है, उसको रंग बिरंगा नहीं कर देना, नहीं रंग बिरंगा नहीं कर देना। पिज़्ज़ा गर्म हो रहा है, बोतल ठंडी हो रही है, ठीक है जी। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सिलेबस हमारा ख़त्म होता है आज। जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी वो हम
11 अगस्त को ख़त्म कर रहे हैं। आपसे मुलाकात करेंगे होपफुली अब अगले पेपर्स के अंदर, बी लॉ में नहीं। डन? मैंने कहा बी लॉ में नहीं, बी लॉ में नहीं, सी लॉ में, ऑडिट में,